क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से निवेश करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स सोचते हैं और सफल होते हैं? तो दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। यह किताब हमें सिखाती है कि शेयर बाजार एक जुआ नहीं, बल्कि एक सोच समझकर किया गया निवेश होता है। इसमें महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम हमें समझाते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय हमें लंबी अवधि के लिए सोचकर सही फैसले लेने चाहिए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घर बैठकर पूरी किताब पढ़ सकें, लेकिन ज्ञान का होना जरूरी है। इसलिए मैं हर रोज एक नई बुक समरी लेकर आता हूं, जिसे आप काम करते समय, खाना बनाते वक्त या सफर के दौरान आसानी से सुन सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ किताबों का सारांश देना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है जो हिंदी पढ़ नहीं सकते लेकिन सीखना चाहते हैं। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में सुधार लाइए। इसमें 2 मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। नंबर 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी सही कीमत पर सही कंपनियों में निवेश करना। नंबर 2, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी किसी भी निवेश में सुरक्षा के लिए गुंजाइश रखना। यह किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से निवेश करने और आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य बनाने की कला सिखाती है। तो चलिए, इस ऑडियो बुक में हम इस महान किताब की सबसे जरूरी सीखों को आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। परिचय। एक बुद्धिमान निवेशक होने का क्या मतलब है? क्या आपको रिटर्न पाने के लिए उच्च आईक्यू की आवश्यकता है? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, नहीं। एक बुद्धिमान निवेशक वह है जिसके पास अनुशासन, धैर्य और सीखने की उत्सुकता हो। इसका मतलब है अपनी भावनाओं और सोचने पर नियंत्रण रखना और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना। ग्राहम ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार की बुद्धि मस्तिष्क की तुलना में चरित्र पर अधिक निर्भर करती है। न्यूटन की सबसे बड़ी गलती। क्या आप जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने एक बार शेयरों में निवेश किया था? यह दक्षिण सागर कंपनी में था, जो उस समय ब्रिटेन में सबसे लोकप्रिय स्टॉक था। न्यूटन ने महसूस किया कि शेयर बाजार में घबराहट है। यही कारण था कि उन्होंने अपने सभी शेयर बेच दिए। उन्होंने 7,000 यूरो पर 100% लाभ प्राप्त किया। हालांकि कुछ महीनों बाद न्यूटन भीड़ के उत्साह से प्रभावित हो गए। उन्होंने फिर से दक्षिण सागर कंपनी में बहुत अधिक राशि निवेश कर दी। परिणाम, न्यूटन ने 2,000 यूरो खो दिए। बाद में उन्होंने एक दुखद टिप्पणी की, मैं आकाशीय पिंडों की गति की गणना कर सकता हूं, लेकिन लोगों की मूर्खता की नहीं। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि वे उनसे फिर कभी दक्षिण सागर शब्द का उल्लेख न करें। न्यूटन अनुशासित, धैर्यवान और सीखने के लिए उत्सुक थे। वे निश्चित रूप से भौतिकी में महान थे, लेकिन निवेश में नहीं। क्यों? क्योंकि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहे। वे दूसरों की राय से प्रभावित हुए। यही कारण है कि न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन बुद्धिमान निवेशक नहीं। स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया ने उनका फायदा उठाया। बेंजामिन ग्राहम निवेश की दुनिया के क्रांतिकारी मध्ययुगीन गिल्ड निवेशकों की तरह शेयर बाजार एक समय अटकलों और अंधविश्वासों के इर्द गिर्द काम करता था, लेकिन बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से यह सब बदल दिया। उन्होंने निवेश में संरचना और स्पष्टता स्थापित की, जिससे यह एक आधुनिक पेशा बन गया। ग्राहम की प्रेरणादायक कहानी। बेंजामिन ग्राहम का जन्म 1984 में लंदन में एक अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता चीनी मिट्टी के व्यापारी थे। जब वे 1 वर्ष के थे, उनका परिवार न्यूयॉर्क चला गया। उनका बड़ा घर था, नौकर थे, सारी सुविधाएं थीं। लेकिन कुछ साल बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिणाम, उन्होंने अपना चीनी मिट्टी का व्यवसाय खो दिया और गरीबी में आ गए। बेंजामिन की मां ने अपने कुछ पैसे शेयर बाजार में निवेश किए, लेकिन एक शेयर बाजार दुर्घटना में उन्होंने सब कुछ खो दिया। बेंजामिन को आज भी वह शर्मनाक दिन याद था जब वे बैंक में चेक कैश कराने गए थे। उन्होंने बैंक टेलर को अपनी मां के बारे में यह कहते हुए सुना, क्या बेंजामिन की मां $5 के लिए भी अच्छी हैं? इस घटना ने बेंजामिन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत करने और अपनी स्थिति सुधारने का संकल्प लिया। वॉल स्ट्रीट का सफर। बेंजामिन ने अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान पर स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 20 वर्ष की उम्र में उन्हें 3 अलग-अलग विभागों में पढ़ाने का ऑफर मिला, लेकिन ग्राहम ने इन सबको ठुकरा दिया। उनकी नजर वॉल स्ट्रीट पर थी।
उन्होंने एक क्लर्क के रूप में अपना वित्तीय करियर शुरू किया, फिर वे एक विश्लेषक बने, उसके बाद एक भागीदार बने और जल्द ही उन्होंने अपनी खुद की निवेश कंपनी बनाई, ग्राहम न्यूमैन कॉर्प। शेयर बाजार में सफलता 20 वर्षों तक उनकी निवेश फर्म ने हर साल 14.7% का रिटर्न दिया। 1929 से 2932 में एक बड़ी मंदी आई, लेकिन ग्राहम डटे रहे। आखिरकार उन्होंने मंदी के बाद भी सफलता पाई। उनकी फर्म वॉल स्ट्रीट की सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, निवेशकों की बाइबल। इस पुस्तक में आप एक बुद्धिमान निवेशक बनने के व्यावहारिक सुझाव सीखेंगे। आप सीखेंगे कि जोखिम को कम कैसे करें, सही स्टॉक्स का चयन कैसे करें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहली बार 1773 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बेंजामिन ग्राहम की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वॉरेन बफेट का विचार, बिजनेस टाइकून वॉरेन बफेट कहते हैं, यह निवेश पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। निवेश बनाम सट्टेबाजी। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर दिन के अंत में घंटी बजने पर खुश क्यों होते हैं? क्योंकि चाहे आप जीतें या हारें, वे पैसा कमाते ही हैं। आपको निवेशक और सट्टेबाज के बीच का अंतर पता होना चाहिए। शेयर बाजार में कई लोग सट्टेबाजी करते हैं, आपको उनमें से एक होने की गलती नहीं करनी चाहिए। सट्टेबाज कौन होते हैं? सट्टेबाज जुआरियों की तरह होते हैं। वे अनुभव और ज्ञान के बजाय किस्मत पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक रणनीति से काम करता है। यही कारण है कि बेंजामिन ग्राहम की शिक्षा आज भी अनमोल है। इससे हम यह सीखते हैं, अगर आप एक बुद्धिमान निवेशक बनना चाहते हैं तो भावनाओं पर नियंत्रण रखें, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। बेंजामिन ग्राहम के नियमों का पालन करें और लॉन्ग टर्म में सफलता पाएं, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा वही बनाते हैं जो धैर्य और समझदारी से निवेश करते हैं। जुआरी उच्च जोखिम पर बड़ी मात्रा में धन दांव पर लगाते हैं। वे कभी कभी जीतते हैं, लेकिन अधिकतर समय हार जाते हैं, जबकि यह कैसीनो है जो लाभान्वित हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप निवेश कर रहे हैं और सट्टा नहीं लगा रहे हैं? सबसे पहले यह तब होता है जब आप कंपनी का अध्ययन करते हैं, जब आप स्टॉक खरीदने से पहले इसके फायदे और नुकसान को तौलते हैं। दूसरा, यह तब होता है जब आप उच्च जोखिम लेने से बचते हैं। तीसरा, यह तब होता है जब आप पर्याप्त और अत्यधिक उच्च रिटर्न की अपेक्षा करते हैं। यदि आप इन 3 नियमों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने निवेश पर पैसा खोने से बचेंगे। आप पैसे कमाएंगे, अपने लिए नहीं बल्कि दलालों के लिए। सट्टेबाज गलत निर्णय लेने के लिए प्रवृत्त होते हैं, निवेशक इस बीच हमेशा सतर्क रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें दीर्घकालिक स्थायी सफलता मिलती है। यदि आप ग्राहम के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो आप भी सफल हो जाएंगे। अब अधिक से अधिक लोग डे ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग में शामिल हो रहे हैं। यह वित्तीय वीडियो गेम खेलने जैसा हो गया है। निवेश के बारे में जानकारी बार, रसोई, कैफे और रेस्टोरेंट में फैल रही है। वित्तीय विज्ञापन टीवी और इंटरनेट पर हर जगह है। समस्या यह है कि लोग गलत सूचना प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें पर्याप्त मात्रा में डेटा तो मिल रहा है, लेकिन पर्याप्त खुफिया जानकारी नहीं मिल रही है। वे शेयरों को स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे मोटे चिन्हों के रूप में देखते हैं। उनमें से अधिकतर सट्टेबाज हैं। वे उन कंपनियों के बारे में जानने की जहमत नहीं उठाते जिनमें वे निवेश करते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि वे टिकर प्रतीक को जानें, ताकि वे 1998 में शेयर खरीद सकें। एक छोटी सी इमारत रख रखाव कंपनी के शेयर की कीमत कुछ ही मिनटों में 3 गुनी हो गई। कंपनी का नाम था टेम्पको सर्विसेज। इसकी कीमत बंद होने का कारण यह है कि लोगों ने इसके टिकर को लेकर भ्रम कर लिया। टीएमसी के साथ टीएमसीओ का प्रतीक टिकट मास्टर ऑनलाइन एक लोकप्रिय वेबसाइट है जिसका आईपीओ था। लोगों ने टेम्पको सर्विसेज में निवेश किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह टिकट मास्टर ऑनलाइन है। उन्होंने इंटरनेट पर टिकर प्रतीकों की जांच करने के लिए 2 मिनट का समय लेने की भी जहानत नहीं उठाई। उन्होंने बस स्टॉक खरीदे और टीएमसी के बजाय टीएमसीओ खरीद लिया, जो वे चाहते थे। क्या आप हर दिन स्टॉक की कीमतों की जांच नहीं करने में सहज होंगे? ग्राहम के अनुसार यह एक निवेशक होने का मानदंड है। आपको दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आपने जिस कंपनी में निवेश किया है उसके मूल्यों को समझें, न कि रोजमर्रा के उतार चढ़ाव को। ऐसा करने से आप दूसरों से प्रभावित होने से बचेंगे। CIBC में एक विश्लेषक था
जिसने Amazon.com का मूल्य लक्ष्य 150 से बढ़ाकर 400 होने का अनुमान लगाया था। परिणाम यह हुआ कि 1998 के उस दिन Amazon के शेयरों में 14% की वृद्धि हुई। विश्लेषक हेनरी बोल्टगेट ने बताया कि उनका मूल्य लक्ष्य 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित था। फिर भी Amazon के शेयरों में वृद्धि जारी रही। अगले कुछ सप्ताह में यह 1400 से भी अधिक हो गया। शेयर बाजार की एक सदी 1990 के दशक में शेयर बाजार के पूर्वानुमानकर्ताओं के एक समूह ने कहा कि चूंकि 1802 से शेयरों में हर साल औसतन 7% रिटर्न था, इसका मतलब यह है कि 1990 के दशक में निवेशक कम से कम 7% वार्षिक रिटर्न पर भरोसा कर सकते हैं। वे अपने भविष्य के पूर्वानुमानों को अतीत पर पूर्ण विश्वास के साथ आधारित करते थे। हालांकि ग्राहम के लिए यह तर्क और कारण से परे था। एक सच्चा निवेशक हमेशा व्यावहारिकता और सामान्य ज्ञान से लैस होता है। उन्होंने तर्क दिया कि शेयर बाजार का पिछला व्यवहार भविष्य में कभी भी समान नहीं हो सकता, और वास्तव में पूर्वानुमानकर्ता बहुत बुरी तरह से गलत साबित हुए। गलत पूर्वानुमान और निवेश के सबक केविन लैंडिस, जो कि प्रत्यक्ष म्यूचुअल फंड के प्रबंधक थे, ने 1999 में CNN को एक साक्षात्कार दिया था। उनसे पूछा गया, क्या वायरलेस दूरसंचार के शेयरों का मूल्य बहुत अधिक है? लैंडिस ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। यह उद्योग बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही होता रहेगा। रॉबर्ट फ्रॉलिच, जो कि कीर फंड के रणनीतिकार थे, 2000 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, लोगों को उच्च स्टॉक मूल्य वाली कंपनियों में निवेश करने से नहीं डरना चाहिए। उनके अनुसार इन कंपनियों के पास सही दृष्टिकोण है और वे सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, इसलिए उन पर अत्यधिक निवेश करना उचित है। लेमन ब्रदर्स के रणनीतिकार जेफरी एप्पलगेट को 2000 में बिजनेस वीक में दिखाया गया। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि शेयर बाजार की कीमतें अधिक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि निवेश जोखिम भरा है। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह वास्तव में जोखिम भरा था। शेयरों में निवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है, चाहे अतीत में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में। 3 बड़े पूर्वानुमानकर्ता और उनकी बर्बादी 1990 के दशक के अंत में उच्च रिटर्न की गारंटी देने वाले इन 3 पूर्वानुमानकर्ताओं को अंततः कुचल दिया गया। लैंडिस ने अपने शेयरों का 67% खो दिया। नोकिया और विनस्टार कम्युनिकेशंस में 99% का नुकसान हुआ। फ्रॉलिच ने सिस्को और मोटोरोला पर कुल मिलाकर 70% खो दिया। जब एप्पलगेट ने 2000 में अपनी धारणा बनाई थी, तब सिस्को के निवेशकों ने $400 अरब खो दिए थे। शेयर बाजार का क्रैश डाउन जोन्स सूचकांक लगभग 11,000 था। डाउन जोन्स सूचकांक लगभग 11,000 था। नैस्डैक 2 साल बाद 4,400 पर था। हालांकि स्थिति पूरी तरह से बदल गई। डॉव जोन्स 8,000 तक गिर गया। नैस्डैक 1,300 तक गिर गया। निवेश का सबसे बड़ा सबक, जितना अधिक आप रिटर्न की कल्पना करेंगे, उतना ही आप गिरेंगे। बुद्धिमान निवेशक उच्च मूल्य वाले स्टॉक पर निवेश नहीं करेंगे, भले ही पूर्वानुमानकर्ता कितने भी आशावादी क्यों ना हो। रहस्यवादी यहां हैं, लेकिन सच्चे निवेशक जानते हैं वास्तविकता हमेशा सपनों से अलग होती है। बुद्धिमान निवेशक के लिए सीमाएं और रणनीतियां एक। निवेश में सीमा क्यों जरूरी है? कंपनियों को मिलने वाले लाभ की एक सीमा होनी चाहिए, और इसी तरह निवेशकों को भी अधिक मूल्य वाले शेयरों में निवेश करने की सीमा तय करनी चाहिए। इसे माइकल जॉर्डन के उदाहरण से समझा जा सकता है। माइकल जॉर्डन सर्वकालिक महान बास्केटबॉल सुपरस्टार थे। जब शिकागो बुल्स ने उन्हें चुना, तो टीम को असंख्य प्रशंसक और समर्थक मिल गए। इसके बदले में शिकागो बुल्स ने उन्हें हर साल $34 मिलियन का भुगतान किया। लेकिन चाहे माइकल जॉर्डन कितने भी महान क्यों ना हो, अगर बुल्स उन्हें हर साल $340 मिलियन या $43 बिलियन देने लगते, तो यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होता। यही नियम निवेशकों पर भी लागू होता है। शेयर बाजार में भी एक सीमा होती है। उच्च मूल्य वाले स्टॉक में निवेश करते समय सतर्क रहना जरूरी है। दूसरा, निवेश के बारे में ग्राहम की सलाह अतीत शेयर बाजार के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आपको मिलने वाले रिटर्न की भी एक सीमा होती है। ग्राहम हर निवेशक को एक सरल नियम देते हैं, कम कीमत पर खरीदें और अधिक कीमत पर बेचें। लेकिन अधिकांश लोग इसके विपरीत करते हैं।
वे महंगी कीमत पर खरीदते हैं और सस्ती कीमत पर बेचते हैं। 3. विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों पर भरोसा न करें। अगली बार जब आप किसी विशेषज्ञ को शेयर बाजार को लेकर बहुत आशावादी भविष्यवाणी करते सुने, तो विपरीत नियम को याद रखें। जितना अधिक कोई निवेशक आशावादी होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि वह अल्पकालिक रूप से गलत साबित होगा। बुद्धिमान निवेशक वही है जो बाजार की वास्तविकता को समझे। बुद्धिमान निवेशक बनने के 2 तरीके। पहला, सक्रिय एक्टिव दृष्टिकोण। यदि आप उत्साही हैं और हमेशा बाजार पर नजर रख सकते हैं, यदि आप प्रतिस्पर्धी खेल प्रेमी हैं, यदि आप अपने स्टॉक और बॉन्ड का लगातार विश्लेषण और चयन करना चाहते हैं, तो सक्रिय निवेश आपके लिए है। दूसरा, निष्क्रिय पैसिव दृष्टिकोण। यदि आप शांत स्वभाव के हैं, यदि आप तनाव से बचना चाहते हैं, यदि आप बाजार को बार बार देखने के बजाय स्थायी निवेश करना चाहते हैं, तो निष्क्रिय निवेश आपके लिए बेहतर रहेगा। दोनों दृष्टिकोण बुद्धिमान हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपने लिए सही निवेश रणनीति अपनानी होगी। 4. शेयर और बॉन्ड में संतुलन कैसे बनाएं? अब सवाल यह है, आपको शेयरों और बॉन्ड में कितना निवेश करना चाहिए? बॉन्ड में कम जोखिम होता है, लेकिन कम रिटर्न मिलता है। शेयरों में अधिक जोखिम होता है, लेकिन उच्च रिटर्न भी मिल सकता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि उम्र के हिसाब से निवेश तय होना चाहिए। युवा लोग ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, बुजुर्गों को सुरक्षित निवेश करना चाहिए। उदाहरण, 28 वर्षीय व्यक्ति को 72% शेयरों में और 28% बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। 81 वर्षीय महिला को केवल 19% शेयरों में और बाकी बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। लेकिन ग्राहम इस विचार को खारिज करते हैं। ग्राहम कहते हैं, आपकी उम्र मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि आप एक निवेशक के रूप में कितने बुद्धिमान हैं। हर निवेशक को कम से कम 25% अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड में रखना चाहिए। यह आपको बाजार के जोखिमों से बचाएगा। अंतिम विचार, निवेश में सीमाएं जरूरी हैं। बहुत अधिक आशावादी न बने। बाजार की वास्तविकता को समझें। अपने निवेश को सही ढंग से संतुलित करें। हमेशा कम खरीदें, अधिक बेचें के सिद्धांत को अपनाएं। यही एक बुद्धिमान निवेशक की पहचान है। अप्रत्याशित शेयर बाजार। आइए 2 परिदृश्यों पर एक नजर डालते हैं। श्रीमती स्मिथ एक 85 वर्षीय विधवा है। उन्हें मासिक पेंशन मिलती है। उनके कई पोते पोतियां हैं जिन्हें वह विरासत देना चाहती हैं। श्रीमती स्मिथ के बैंक खाते में $3 मिलियन हैं। इस बीच जॉन है, जो एक 25 वर्षीय बैंक कर्मचारी हैं। वह अपना परिवार शुरू करने के लिए उत्सुक है। जॉन शादी के लिए और उन दोनों के ड्रीम हाउस के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचा रहा है। अब सवाल यह है, किसे शेयरों में अधिक निवेश करना चाहिए? जो उम्र के अनुसार अधिक जोखिम उठा सकते हैं। यह अनुमान है कि श्रीमती स्मिथ एक वृद्ध महिला होने के कारण कम जोखिम लेंगी, लेकिन उनके पास जॉन की तुलना में अधिक वित्तीय सुरक्षा है। ग्राहम का सुझाव है कि सभी निवेशकों को, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना चाहिए। शेयर बाजार अप्रत्याशित है और जीवन भी। क्या आप अविवाहित हैं? क्या आपको निकट भविष्य में बच्चे होने की उम्मीद है? क्या आपके पास स्थिर आय है? यदि आपकी वित्तीय स्थिति श्रीमती स्मिथ की तरह है, तो आप 75% स्टॉक और 25% बॉन्ड या नकद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉन की तरह हैं, तो आपको 75% बॉन्ड या नकद में रखना चाहिए। बुद्धिमान निवेशक सिर्फ इसलिए अधिक स्टॉक नहीं खरीदेंगे क्योंकि स्टॉक की कीमतें बढ़ गई हैं। एक बुद्धिमान निवेशक के पास धैर्य और अनुशासन होता है। इसके बजाय वह अपनी जरूरतों पर ध्यान देता है, न कि स्टॉक की कीमतों पर। ग्राहम हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो का आकलन करने की सलाह देते हैं। इससे आप कोई भी आवेगपूर्ण निर्णय लेने और पैसा खोने से बचेंगे। रक्षात्मक निवेशक और सामान्य स्टॉक रक्षात्मक निवेशक वह व्यक्ति होता है जो जानता है कि शेयर बाजार कितना जोखिम भरा हो सकता है और वह खुद का बचाव करना भी जानता है। इसके विपरीत बॉन्ड अक्सर कम उपज देते हैं। इसीलिए आपके लिए काम करने वाले मूल्य और राशि पर स्टॉक का स्वामित्व रखना तर्क संगत है। एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो रखना व्यावहारिक है। एक ऐसा स्टॉक सेट जिसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे। लेकिन याद रखें, कंपनियों को चुनने से पहले उनके बारे में गहराई से अध्ययन करें। एक बार जब आपके पास वह स्थायी पोर्टफोलियो होगा, तो यह आपको बार बार स्टॉक की खरीदारी करने से रोकेगा।
एक रक्षात्मक निवेशक और एक बुद्धिमान निवेशक बनने का नंबर एक नियम है, अपना होमवर्क करें। जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उससे परिचित रहें, निवेश करें और उसके वित्तीय विवरणों की जांच करें। पीटर लिंच, जो फिडेलिटी म्यूचुअल इंग्लैंड फंड के मालिक थे, लोगों को सामान्य ज्ञान का उपयोग करने की सलाह देते हैं। सोचिए, अगर कोई नया रेस्तरां, टूथपेस्ट या जीन्स का ब्रांड लोकप्रिय हो रहा है और लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो यह संकेत है कि वह एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। हालांकि यह सिर्फ आधा काम है। कंपनी का वित्तीय अध्ययन करें। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके वित्तीय विवरणों का गहराई से अध्ययन करना बेहद जरूरी है। एक दिलचस्प उदाहरण, अभिनेत्री बारबरा स्ट्रेसैंड भी डे ट्रेडिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 1999 में कहा था, मैं हर दिन स्टारबक्स पीती हूं, इसलिए मैं स्टारबक्स के स्टॉक में निवेश करूंगी। लेकिन क्या यह सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। किसी ऐसे व्यवसाय में स्टॉक खरीदना जो आपको सिर्फ पसंद हो पर्याप्त नहीं है। गलतफहमी से बचें। बहुत से लोगों ने Amazon.com पर सिर्फ इसलिए निवेश किया क्योंकि उन्हें वेबसाइट पसंद थी। कुछ लोगों ने E-Trade में इसलिए निवेश किया क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत ऑनलाइन ब्रोकर था। कुछ ने म्यूचुअल फंड कंपनियों में सिर्फ इसलिए पैसा लगाया क्योंकि उनका ऑफिस शहर में था। लेकिन यह गलती है। अगर आप किसी कंपनी से बहुत अधिक परिचित हैं, तो हो सकता है कि आपको उसकी खामियां नजर ना आए। आलसी निवेशक मत बनो। अगर आप रक्षात्मक निवेशक हैं और हमेशा होमवर्क करते हैं, तो स्टॉक खरीदने का यह एक अच्छा समय हो सकता है। इन महत्वपूर्ण युक्तियों को अपनाकर आप निवेश को आसान और सस्ता बना सकते हैं। एक ऑनलाइन ब्रोकर वेबसाइटों की जांच करें। कुछ उदाहरण हैं, sharebuilder.com और folio.com। ये ब्रोकर वेबसाइट केवल $4 प्रति लेनदेन चार्ज करती है। निवेश करने के लिए कोई न्यूनतम खाता, शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती। आप इसे ऑनलाइन बैंक खाते से लिंक कर सकते हैं। 2 कंपनी की वेबसाइट से सीधे स्टॉक खरीदें, इससे आपको ब्रोकर की आवश्यकता नहीं होगी। 3 म्यूचुअल फंड में निवेश करें। ये आम तौर पर कम लागत और कम जोखिम वाले होते हैं। म्यूचुअल फंड में कम निगरानी की जरूरत होती है। उच्च कीमत वाले स्टॉक्स की तुलना में ये कम आश्चर्य या समस्या पैदा करते हैं। सुरक्षित और स्मार्ट विकल्प हैं। उद्यमी निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति। अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। इंट्रा डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब है स्टॉक्स को एक ही दिन में खरीदना और बेचना। ये एक तेजी से पैसा कमाने का तरीका हो सकता है, लेकिन जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। एक डे ट्रेडर को मार्केट में उतार चढ़ाव की गहरी समझ होनी चाहिए। 2, उन्हें तुरंत निर्णय लेने होते हैं। 1 सेकंड की भी देरी महंगी पड़ सकती है। 3, छोटी गलतियों से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ग्राहम और कई विशेषज्ञ डे ट्रेडिंग को खतरनाक मानते हैं और इससे बचने की सलाह देते हैं। अगर आप लंबी अवधि में धन बनाना चाहते हैं, तो धैर्य रखें, अध्ययन करें और समझदारी से निवेश करें। डे ट्रेडिंग वित्तीय आत्महत्या का सबसे तेज तरीका। डे ट्रेडिंग का तात्पर्य बहुत कम समय के लिए स्टॉक्स रखने की प्रवृत्ति से है। बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन डे ट्रेडिंग वास्तव में वित्तीय आत्महत्या का सबसे तेज तरीका है। जब आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आप कभी कभी मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में अपना पैसा गंवा बैठते हैं। कौन सबसे अधिक लाभान्वित होगा? आप नहीं, आपका ब्रोकर। हां, डे ट्रेडर्स हमेशा उत्साहित होते हैं। वे जल्दबाजी में स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं। नतीजा, वे महंगी खरीदारी करते हैं और सस्ती बिक्री करते हैं। याद रखें, हर बार जब आप अपने स्टॉक्स का व्यापार करते हैं, तो आपको अपने ब्रोकर को भुगतान करना पड़ता है। मार्केट इंपैक्ट, छिपी हुई लागत। आपको अपने ब्रोकर के स्टेटमेंट में यह लागत दिखाई नहीं देगी, लेकिन यह मौजूद होती है। उदाहरण, आप 1000 शेयर जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं। आप 5 सेंट प्रति शेयर अधिक चुकाते हैं। कुल मिलाकर $150 का अतिरिक्त खर्च हो जाता है। अब जब आप बेचते हैं, आप जल्दी बेचने के लिए कम कीमत पर समझौता कर लेते हैं। सोचिए कि आपका स्टॉक लकड़ी का एक टुकड़ा है। हर बार जब आप खरीदते या बेचते हैं, तो आप उस पर सैंड पेपर चलाते हैं। अब खरीदते समय आपने 4% अधिक भुगतान किया, बेचते समय आपने 4% अधिक नुकसान उठाया। कुल मिलाकर 8% का नुकसान हो गया। बस खड़े मत रहो, कुछ करो। यह निवेश में गलत सोच है। लोकप्रिय कहावत है, बस खड़े मत रहो, कुछ करो। लेकिन निवेश में एक बुद्धिमान निवेशक
इसके बिल्कुल विपरीत करेगा। कुछ मत करो, बस खड़े रहो। अगर आप अपने स्टॉक्स को लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो आपका रिटर्न अधिक होगा और बिचौलियों को फालतू फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। उद्यमी निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति। सकारात्मक पक्ष ग्राहम का स्वर्णिम नियम, कम खरीदें और अधिक बेचें, का पालन कैसे करें। ग्राहम ने एक सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीति दी। कम कीमत पर खरीदें, उच्च कीमत पर बेचें। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश निवेशक इसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। वे उच्च कीमत पर खरीदते हैं जब बाजार में उछाल होता है, कम कीमत पर बेचते हैं जब घबराहट में बाजार से बाहर निकलते हैं। तो सही तरीका क्या है? जब स्टॉक्स गिरते हैं, बाजार में मंदी होती है, तब खरीदें। जब स्टॉक्स बढ़ते हैं, बाजार में तेजी आती है, तब बेचें। लेकिन अगर मैं गलत समय पर खरीदूं या बेचूं तो इसका उपाय डॉलर काइंस्ट एवरेजिंग है। इस रणनीति में आप हर महीने एक तय राशि निवेश करते हैं। जब स्टॉक्स सस्ते होते हैं तो अधिक खरीदते हैं, जब स्टॉक्स महंगे होते हैं तो कम खरीदते हैं। इस तरह लंबे समय में औसत कीमत सही बनी रहती है। धैर्य रखें, निवेश में सफलता का यही मंत्र है। कुछ मत करो, बस खड़े रहो। धैर्य रखें, सही समय का इंतजार करें, स्मार्ट तरीके से निवेश करें। शीर्ष कंपनियों में निवेश, क्या यह हमेशा सही फैसला होता है? हर कोई शीर्ष कंपनियों में निवेश करना चाहता है। इन कॉरपोरेट दिग्गजों के दिवालिया होने की संभावना कम होती है और बेहतर रिटर्न देने की उम्मीद अधिक होती है। लेकिन समस्या क्या है? जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती जाती हैं, उनके स्टॉक्स की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। 1995 से 1999, जब दिग्गज कंपनियां और बड़ी हो गईं, इस अवधि में होम डिपो, जनरल इलेक्ट्रिक, जीई और सन माइक्रोसिस्टम्स लगातार बढ़ी। सन और होम डिपो का राजस्व 2 गुना हो गया। उनकी प्रति शेयर आय 3 गुना हो गई। जीई का राजस्व 29% बढ़ा और प्रति शेयर आय 65% बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये सबसे हॉट स्टॉक्स बन गए थे। नतीजा, इन स्टॉक्स की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि वे बहुत महंगे हो गए। समस्या, स्टॉक की कीमतें कंपनी की वृद्धि से तेज बढ़ने लगती हैं। जिन निवेशकों ने उच्च मूल्य पर स्टॉक खरीदा, वे अक्सर अपेक्षित रिटर्न नहीं कमा पाए। यहां कुछ महत्वपूर्ण सबक हैं। 1, शीर्ष कंपनी जरूरी नहीं कि अच्छा निवेश हो। यदि आप बहुत ज्यादा कीमत चुकाते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। 2, वित्तीय भौतिकी, फाइनेंशियल फिजिक्स। जितनी बड़ी कंपनी होगी, उतनी धीमी गति से वह बढ़ेगी। एक नई छोटी कंपनी तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन एक बड़ी कंपनी की वृद्धि सीमित होती है। उदाहरण, एक नई डॉलर एक प्रति शेयर वाली कंपनी की कीमत $10 तक पहुंच सकती है, लेकिन $1 100 प्रति शेयर वाली कंपनी के लिए $1000 तक जाना बेहद मुश्किल होगा। निष्कर्ष, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी वैल्यू पर ध्यान दें। सिर्फ इसलिए मत खरीदें कि वह एक टॉप कंपनी है। महंगे स्टॉक्स से बचें, क्योंकि उनमें अधिक वृद्धि की संभावना कम होती है। बड़ी कंपनियों में निवेश, सही समय और रणनीति। बड़ी कंपनियां आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन जब वे बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनकी तेजी से ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, अगर कोई $1 अरब की कंपनी है तो वह अगले साल अपनी बिक्री दोगुनी कर सकती है। लेकिन अगर वही कंपनी $50 अरब की हो जाती है तो उसे $50 अरब की अतिरिक्त बिक्री कहां से मिलेगी? कैसे खरीदें टॉप कंपनियों के शेयर सही दाम पर? एक, समस्याओं और विवादों का फायदा उठाएं। हर बड़ी कंपनी को कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उसके शेयर की कीमत गिरती है। यह एक बुद्धिमान निवेशक के लिए शानदार अवसर होता है। उदाहरण, 2002 में जॉनसन J&J की एक फैक्ट्री पर गलत रिकॉर्ड रखने के लिए जांच हुई। इसके शेयर सिर्फ एक दिन में 16% गिर गए। इस दौरान स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने सस्ते दाम पर इसके शेयर खरीद लिए। जब J&J ने यह मुद्दा सुलझा लिया, इसके शेयर फिर से ऊपर चले गए और जिन निवेशकों ने कम कीमत पर खरीदा था, उन्हें बड़ा मुनाफा हुआ। बाजार में उतार चढ़ाव और निवेशकों की मानसिकता। बाजार में उतार चढ़ाव का मतलब शेयर की कीमतों का ऊपर नीचे होना है। स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन पर हर दिन यह हलचल दिखती है। बेंजामिन ग्राहम की सलाह, रोजमर्रा की कीमतों पर ज्यादा ध्यान मत दो। दूसरे निवेशकों की भावनाओं से प्रभावित मत हो। इनकटॉमी कॉर्प, तेजी से बढ़ने वाला स्टॉक जो गिर भी गया। इनकटॉमी कॉर्पोरेशंस एक टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी थी। जून 1998 में यह मार्केट में आई और इसके शेयर
दिसंबर 1999 तक 1000% बढ़ गए। शेयर की कीमत 3 गुना हो गई और मार्च 2000 में $231 तक पहुंच गई। इतनी तेजी क्यों? कंपनी की बिक्री $36 मिलियन थी, लेकिन निवेशक बड़ी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? मार्केट क्रैश हुआ और यह स्टॉक बुरी तरह गिर गया। जिन्होंने ऊंची कीमत पर खरीदा, उन्होंने भारी नुकसान झेला। सबक: किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी वैल्यू को समझें। हाइप में मत फंसे, वरना आप ऊंचे दाम पर खरीदकर घाटे में रह सकते हैं। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव और समझदारी से निवेश करने का सबक इनकटोमी का उदय और पतन। 1999 में यह कंपनी $36 मिलियन की तिमाही बिक्री कर रही थी, लेकिन हकीकत यह थी कि यह लगातार नुकसान झेल रही थी। एक तिमाही में $6 मिलियन का घाटा, 2 महीने पहले $24 मिलियन का नुकसान, पिछले साल $24 मिलियन का कुल घाटा। फिर भी निवेशकों ने $25 अरब इसमें झोंक दिए। लेकिन जैसे ही बाजार की धारणा बदली, इसकी वैल्यू सिर्फ $40 मिलियन रह गई। 2000 में टेक स्टॉक्स का क्रैश। एक बड़ा सबक: 2000 की शुरुआत में प्रौद्योगिकी कंपनियों को लेकर जबरदस्त उत्साह था। 2 साल बाद जैसे ही निवेशकों का भरोसा डगमगाया, ये कंपनियां तेजी से गिरने लगी। इसी समय याहू ने इनकटॉमी को $165 प्रति शेयर पर खरीद लिया। याहू ने इस स्थिति में बुद्धिमान निवेशक की भूमिका निभाई। जब बाजार में निराशावाद था, तब उन्होंने एक अच्छा सौदा किया। ग्राहम की रणनीति: निराशावाद में खरीदो, आशावाद में बेचो। जब लोग किसी स्टॉक को लेकर डरे होते हैं, तो कीमतें गिर जाती हैं। यह खरीदने का सही समय है। जब हर कोई किसी स्टॉक को खरीदने के लिए पागल होता है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। यही बेचने का सही समय है। स्टॉक मार्केट द्विध्रुवीय सोच से बचें। स्टॉक मार्केट इमोशनल होता है, कभी बहुत आशावादी, कभी बहुत निराशावादी। एक बुद्धिमान निवेशक को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। आपको यह तय करना है कि वास्तव में कौन से स्टॉक खरीदने लायक हैं, न कि सिर्फ इसलिए खरीदें क्योंकि हर कोई खरीद रहा है। सबक: भीड़ का हिस्सा मत बनो। अच्छे स्टॉक्स को तब खरीदो जब वे कम दाम पर मिल रहे हों। लॉन्ग टर्म सोचो और बाजार की अस्थिरता से प्रभावित मत हो। वॉरेन बुफेट कहते हैं, जब सब स्टॉक बेचते हैं तब खरीदो, जब सब खरीदने हैं आप स्टॉक बेचो। यह बात याद रखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली ऑडियो बुक की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।